वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे GS 5 के पॉइंट नंबर 18 पे। जल शक्ति मिशन और जो जल शक्ति अभियान है और जो बाकी की केंद्रीय योजनाएं होती हैं उनका उत्तर प्रदेश में कैसा कार्यान्वयन होता है, कैसा इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। छोटा सा हमारा ये टॉपिक होगा और इसमें आप पूरा जल जीवन मिशन के बारे में पढ़ेंगे और कैसा हमारा प्रदेश काम कर रहा है इस योजना को लेके, उसके बारे में हम देखेंगे। तो अच्छे से देखिए वीडियो और अब जरा आंसर राइटिंग थोड़ा ज्यादा करना स्टार्ट कीजिए क्योंकि बेस आपका अच्छा खासा बन गया है। बहुत सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। GS 5 हमारा जल्दी खत्म होने वाला है, तो अब आप काफी ध्यान दीजिए अपने उत्तर लेखन अभ्यास पे। इसके अलावा जो लोग भी हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा UPPCS 2023 का मुख्य परीक्षा के लिए एक पेड ग्रुप चल रहा है जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग सब कुछ एक ही जगह पे कराया जा रहा है। और जो लोग UPPCS 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, शुरुआत से सिलेक्शन वाली तैयारी, उसके लिए भी हमारा पेड ग्रुप स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए GS 5 पॉइंट नंबर 18 हिंदी माध्यम का हमारा ये वीडियो, हिंदी में लिखा हुआ, हिंदी में समझाया हुआ। बहुत बहुत हाँ जी, तो हम शुरू कर रहे हैं GS 5 का पॉइंट नंबर 18। जल शक्ति मिशन, जल शक्ति अभियान और जो बाकी की केंद्रीय योजनाएं होती हैं उनका कार्यान्वयन प्रदेश कैसे तरह से करता है, किस तरीके की यहाँ पे चुनौतियां आती हैं, क्या हम सुझाव देंगे कि वो चुनौतियों को हम पार करके इन सब जो योजनाएं हैं इनका अच्छे से कार्यान्वयन प्रदेश में कर सकें। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जल संबंधी जब समस्याएं आती हैं तो वो एक कोई पर्टिकुलर रीजन को नहीं अफेक्ट करती, पूरे व्यापक देश की बात हो रही होती है वो, और जरूरी विषय हो जाता है और सवाल आने की संभावनाएं भी काफी बढ़ जाती हैं जब कोई ऐसा टॉपिक हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जो हम पुराने लेक्चर्स भी हमारे ले रहे थे, हम जितने भी पॉइंट्स हमने कवर करे, मैंने उसमें आपको हमेशा बताई ये चीज कि जो भी राष्ट्रीय कोई योजना है, केंद्र अपने स्तर से जो प्रयास कर रहा है, तो केंद्र जो प्रयास कर रहा है उसका प्रयास जो है वो सफल कब हो सकता है, जब प्रदेश, जितने भी राज्य हैं, वो उस योजना को बहुत ही सफलतापूर्वक अपने राज्य में लागू करें और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो राज्यवार राज्य मिलेंगे। जब राज्यों से रिजल्ट मिलेंगे तो कंबाइंड परिणाम से ही कोई केंद्रीय प्रायोजित योजना या कोई केंद्रीय योजना सफल कहलाएगी। हाँ, तो मैंने पॉइंट में आपको ये बात बताई होगी कि अगर मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं करा तो आप कोई भी राष्ट्र संबंधी मुद्दे अपने प्रदेश में लगा के लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये चीज पढ़ाई जा रही है। यूपी का पेपर है, स्पेसिफिक पेपर आ रहा है, अब 2 पेपर अलग से आएंगे, उनकी आपको अलग से तैयारी कराई जा रही है। तो आपसे ऐसी उम्मीद की जाती है इस पेपर में, अब GS 1, 2, 3 का आंसर और GS 5, 6 के आंसर में क्या अंतर होगा, वो यही अंतर होगा कि आप प्रदेश से संबंधित पर्टिकुलर तथ्य, स्पेसिफिक चीजें लिख के आ रहे हैं, तभी आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। याद रखिएगा इस चीज को। तो इन पॉइंट्स को बार बार रिवाइज कीजिए, अपने कीवर्ड्स बनाइए, अपनी जो उत्तर लेखन का जो आपका अभ्यास है उसको इतना सुदृढ़ कर लीजिए कि बस आपको पेपर में कोई दिक्कत ही ना हो, क्योंकि हाथ भी दुखेंगे। देखिए, इतने लिखने की आदत नहीं होती हम लोगों को, ठीक है। चैट का जमाना है आजकल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का, लिखते तो हम कहाँ ही हैं। ईमेल्स का जमाना है, प्रीलिम्स में लिखना नहीं होता, नोट्स आजकल कोई बनाता नहीं, फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, 4-5 बार पेपर क्लियर करके आ रहे हैं। ऐसा हो रहा है वाकई, आपका नहीं हो रहा हो या आपका हो रहा हो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो लिखने की नहीं है, एक तो लिखने का ही अभ्यास नहीं होता, फिंगर्स दर्द करने लग जाती हैं, हाथ दुखता है। तो ये सारी जो चीजें हैं इनको कैसे ओवरकम करेंगे? अभ्यास से, प्रैक्टिस से। और वो प्रैक्टिस कब करेंगे? जब आपके पास, मैंने आपको हमेशा बताया है, ये आंसर राइटिंग करो, रोज लिखो, ये सब बकवास बातें हैं। जब तक मटेरियल नहीं तैयार है, जब तक दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जब तक फॉर्मेट क्लियर नहीं है, बताइए कैसे पेन उठा पाएंगे? और अब इतने मेरे हिसाब से सशक्त आप हो गए हैं, इतने पॉइंट्स कवर करवा दिए गए हैं कि अब आप कोई भी आंसर, किसी भी पॉइंट को जोड़ तोड़ के इधर उधर मिला के लिख सकते हैं। टूटा फूटा आंसर, फिलहाल मैं टूटे फूटे आंसर की बात कर रही हूँ। तो बहुत अच्छे से अभ्यास कीजिए।
हमारे कोर्स चल रहे हैं जिनमें सिर्फ ध्यान हम लोग उत्तर लेखन पे दे रहे हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। इन वीडियोस का लाभ उठाइए, जैसे भी करना है आप अपनी प्रैक्टिस एकदम साउंड कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो किसी भी जल मिशन का अगर हम बात कर रहे हैं, वाटर मिशन का, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका प्रयास क्या है। कीवर्ड्स हैं, याद रखिएगा, इसमें आप लिखेंगे वाटर सिक्योर कम्युनिटीज बनाना, जल सुरक्षित, लिख लीजिए इसको, समुदायों की स्थापना करना। ये हमारा क्या है, ये है जल क्षेत्र में भारत सरकार के प्रयासों का केंद्र। जितने भी इंडिया के एफर्ट्स हैं विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स वाटर, उनका जो केंद्र है वो एक जल सुरक्षित समुदाय की कल्पना है, स्थापना है। अब आप जानते हैं भारत दुनिया की 18% आबादी का घर है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं फ्रेश वाटर, मीठा पानी कितना है, उसके संसाधन केवल 4% हैं। सोचिए, तो ये जो उपलब्धता है ये भी परिवर्तनशील है, वेरिएबल है ये फैक्टर। क्यों? क्योंकि ये वर्षा पे निर्भर है, जाहिर सी बात है। अब जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, जो जल चक्र में परिवर्तन के माध्यम से प्रकट हो रहा है। अब मैं आपसे बात करूं वाटर साइकिल, जल चक्र की। वाटर साइकिल का जो प्रभाव है, जो खतरा है, वाटर साइकिल का जो बदलता जो प्रभाव इस वक्त पड़ रहा है, वो किस चीज को जन्म दे रहा है, वो खतरा दे रहा है हमारे देश की जल सुरक्षा को, वाटर सिक्योरिटी को। इसको लिख सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। ये सारी चीजें, ये सब कीवर्ड्स हैं, इनको लिखते रहिए। जल चक्र पे जो बदलाव हो रहे हैं जलवायु परिवर्तन की वजह से, वो खतरे में डाल रहे हैं हमारे देश की जल सुरक्षा को, हमारे देश की वाटर सिक्योरिटी को। क्लियर है इतनी बातें? तो उसके लिए क्या, उसके लिए केंद्र ने एक अभियान, एक मिशन चलाया जिसका नाम है जल शक्ति अभियान, JSA या जल शक्ति मिशन 2019। ठीक है, 2021-22 में इसको नए सिरे से भी शुरू किया गया है, रिवैम्प किया गया है। इसके अलावा आप जानते हैं हमारे पास, भारत के पास जल संरक्षण में पारंपरिक ज्ञान भी है, ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत अच्छी है हमारे पास, जिसका उपयोग हम, जो देश में जल की स्थिति है, जो करंट सिचुएशन है, करंट वाटर सिचुएशन है कंट्री की, उसके सुधार में हम इन वाली चीजों को भी ला सकते हैं। ये मैं आपको एंड में बता दूंगी कुछ, ठीक है। अब जल शक्ति अभियान 2019 की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, ये एक समयबद्ध टाइम बाउंड मैनर में शुरू किया गया मिशन मोड जल संरक्षण अभियान, ठीक है। इसकी जो अवधि है उसमें 256 जो तनावग्रस्त, जल तनावग्रस्त जिले हैं, वाटर स्ट्रेस्ड, सुना होगा आपने वर्ड, वाटर स्ट्रेस्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके 1592 ब्लॉकों को कवर करने वाला एक समयबद्ध मिशन मोड जल संरक्षण अभियान है, ठीक है। अब जो ये ब्लॉक है, ये गंभीर या अत्यधिक दोहन वाले भूजल की श्रेणी में आएंगे, या तो क्रिटिकल, क्या कीवर्ड क्या होगा, क्रिटिकल और ओवर एक्सप्लॉइटेड अंडरग्राउंड वाटर। जो भूजल है वो या तो गंभीर है या अत्यधिक दोहन हो चुका है उसका, उस वो वाली श्रेणी के ये हैं। और ये भारत सरकार और राज्य सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं उनका एक सहयोगात्मक प्रयास है, कोलैबोरेटिव एफर्ट है। इन वर्ड्स पे प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज। और इसका उद्देश्य क्या है, व्यापक संचार और समुदायों की भागीदारी से जल संरक्षण को एक जन आंदोलन में बदलना, जल से जन आंदोलन लाना। मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको काफी अच्छा दे दिया है। ये सारी चीजें नोट करते रहिए, नहीं तो वीडियो प्लीज एक दो बार पीछे करके देखते रहिए। अब जो इसके फोकस एरियाज हैं उनको आप लिख सकते हैं। अब देखिए, एक डायग्राम टाइप बना के आ सकते हैं, है ना, ऐसे गोले गोले बना देना और उनको कनेक्ट कर देना और उसमें लिख सकते हो आप। एक तो इसका है जल संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो मैं ऐसे इंग्लिश में लिख रही हूँ, आप लोग इसका हिंदी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, भी नीचे भी आएंगे ये, पर मैं एक डायग्राम के तौर पे बता रही हूँ। वाटर कंजर्वेशन प्लस रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
एक है आपका एफॉरेस्टेशन करना, वापस से पेड़ लगाना, एक आपका एफॉरेस्टेशन है इसका। एक है पुनः पानी को यूज करना और जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको रिचार्ज करना, तो रीयूज प्लस रिचार्ज, इसको तो आप इंग्लिश में भी लिख के आ सकते हैं डायग्राम को मेरे ख्याल से। और ये एक है आपका वाटरशेड डेवलपमेंट, ये अभी हम नीचे देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें भी बताऊंगी मैं आपको, शोर ना मचाने लगना, हिंदी इंग्लिश का वाटरशेड डेवलपमेंट। और एक है आपका जो ट्रेडिशनल पारंपरिक जो जल निकाय हैं उनका रेनोवेशन, ठीक है, उनका पुनरुद्धार। ये तो ऐसे करके मतलब एक फोकस एरियाज का आप डायग्राम बना सकते हैं। मुख्य मुख्य बिंदु मैंने आपको बता दिए, अभी मैं सारा डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। चलिए, अब इसमें आपने सुना होगा 2021 में जब ये अभियान लॉन्च हुआ तो एक प्रोग्राम आया जल शक्ति अभियान का, कैच द रेन, बारिश को पकड़ने के लिए तैयार रहें, जहां बारिश हो जब हो। लिख लीजिए इसको, कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स वेयर इट फॉल्स, लिख लीजिए। 2021 में इसी को जो प्रोग्राम आया वो उसके अंतर्गत आया, कैच द रेन, बारिश को पकड़ने के लिए तैयार रहें, जहां बारिश हो जब हो। कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स वेयर इट फॉल्स। इसको लिख सकते हैं आप, लाइन को, ठीक है। इसका उद्देश्य था लोगों की भागीदारी हो, मिट्टी के स्तर, जलवायु परिस्थितियों के लिए जो वर्षा हो रही है उसमें जल संरक्षण संरचनाएं बनाए रखने के लिए राज्य और जितने भी हितधारक हैं वो प्रेरित रहें। तो मानसून की शुरुआत से पहले ही ये संरचनाएं बना दी जाएं, जिससे कि जो पानी है उसको हम स्टोर कर सकें। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आज जो राष्ट्रीय जल मिशन है उसके 5 केंद्रित हस्तक्षेप जो मैंने आपको बताए ना अभी ऊपर, वो हैं, तो उसको आप बना के आ सकते हैं। ये चीज आप प्लीज याद रखिएगा, ये मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही आपको बताया है, ठीक है। फिर 2022 में भी आया था यही, कैच द रेन, यहाँ पे अमृत सरोवर बनाना और ये सब। पहला अमृत सरोवर यहीं बना था, कहाँ बना था, रामपुर में बना था मेरे ख्याल से, अभी आएगा नीचे। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, अब आप पूरा टॉपिक आराम से इजीली समझ आ जाएगा। तो ये देख लिखा है जेएसए जल शक्ति अभियान, 256 जल अल्पात जिले हैं, इतने ब्लॉक हैं, ये सब आप देख चुके हो। इसमें क्या है, इस अभियान में केंद्र और राज्य सरकार की अन्य जल संरक्षण योजनाएं जो हैं, मतलब कि जो भी जल संरक्षण से संबंधित योजनाएं या फिर कैंपेन आंदोलन हैं, उनका कन्वर्जेंस होगा, उनके साथ मिलकर और गहन सूचना, शिक्षा, संचार अभियानों के माध्यम से समुदायों को शामिल करने के सहयोग प्राप्त करते हुए वर्षा जल संचयन, पुनर्भरण संरचना आदि जैसी गतिविधियों को अंजाम देना। ये आप लिख सकते हैं। तो इसमें जो है ये एक ऐसी स्कीम बन रही है जहां पे बाकी की सारी स्कीम्स का कन्वर्जेंस होगा, ये कीवर्ड है इसमें, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये सरकार की ऐसी पहल है 2019 देश भर में जल सुरक्षा, वाटर सिक्योरिटी और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। अब जो मिशन का उद्देश्य है वो सभी नागरिकों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना, उसके साथ साथ जो जल संसाधन है उसका एक कुशल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए जितने भी मंत्रालय हैं, विभाग है, उन सबके प्रयास को एकीकृत करना, इंटीग्रेट करना, कन्वर्ज करना। अब सरकार ने ये मिशन घरों में लगे जो मौजूदा पानी के कनेक्शन है या कोई आपूर्ति प्रणाली है उसकी कार्य करने की क्षमता को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा पानी की गुणवत्ता निगरानी व परीक्षण, सतत कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सकता है अगर पानी की गुणवत्ता पर निगरानी दी जाएगी, उसका परीक्षण सही होगा, उसकी पहचान सही होगी और उसका कार्यान्वयन सही होगा। याद रखिएगा हमेशा से, तभी प्रायोरिटी सेट होगी, तभी पहले आइडेंटिफाई करोगे, फिर प्रायोरिटी सेट करोगे, फिर उस पर काम करोगे। अब जो संरक्षित जल है उसका उपयोग, पेयजल आपूर्ति प्रणाली में सुधार होगा, धूसर जल का उपचार व दोबारा से इसका उपयोग, पेयजल के शर्तों में सुधार करना आदि, ये सब इसके जो हैं मुख्य उद्देश्य हैं। अब इसमें क्या कर रही है सरकार, अलग अलग योजनाओं, अलग अलग कार्यक्रमों को चला रही है, जैसे कि जल जीवन मिशन। इसका क्या उद्देश्य है, 2024 तक प्रत्येक जो रूरल हाउस होल्ड है, ग्रामीण परिवार है, उसमें एक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, ये है इसकी फुल फॉर्म, FHTC,
ये प्रदान करना। अटल भूजल योजना है जिसमें जो चिन्हित क्षेत्र हैं, आइडेंटिफाइड क्षेत्र हैं जहां पे भूजल प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता है, जहां पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है, ज्यादा दोहन हो चुका है भूजल का, उन वाले एरियाज को चुन के उनमें से फिर से उन प्रबंधन में उनका सुधार करना। FHTC क्या है? फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन 2024 तक ये स्कीम का उद्देश्य है। जो गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र हैं, सूखा प्रवण, रेगिस्तानी क्षेत्र के गांव हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना होती है ना, उसमें ग्रामों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको फिर इंप्रूव करते हैं, इन सब में ये FHTC के प्रावधान को प्राथमिकता देना, ऐसी जगहों पे ज्यादा प्रायोरिटाइज की जाएगी ना। अब शहरों में थोड़ी जाके नल लगाओगे जहां है ऑलरेडी। विद्यालय हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, ग्राम पंचायत भवन हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, आरोग्य केंद्र हैं, सामुदायिक भवन हैं, इन सब में एक फंक्शनल टैप कनेक्शन, एक कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करना। मैंने आपको स्वास्थ्य पढ़ाया, मैंने आपको शिक्षा प्रणाली पढ़ाई, वहां पे मैंने आपको संरचना में दिक्कत बताई सबसे बड़ी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें हमने पढ़ा पानी नहीं है, बिजली नहीं है। तो अब आप देखो ना, यहाँ पे उन्हीं सब जगहों में पानी ये स्कीम यहाँ से देगी, टोटी देगी, पानी देगी, तो उससे और क्षेत्रों पे भी प्रभाव पड़ेगा ना। जो कमी आपने वहां पढ़ी अपने उस वाले टॉपिक में, वो भी सुधरेगी अगर इसका सही से कार्यान्वयन होगा तो। ठीक कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? ऐसे टॉपिक्स को इंटीग्रेटेड एक से कड़ियां जोड़ के पढ़ाई करो तो बहुत अच्छा आंसर लिख के आ पाओगे। पुराने टॉपिक्स को भूलो मत, नया पढ़ते वक्त याद करते रहो। अच्छा हमने पढ़ा तो था, हाँ शिक्षा प्रणाली में वो वाला पॉइंट था, बाद में क्योंकि रिवाइज तो आपने करा नहीं इसलिए आपको याद नहीं। उनको रिवाइज करो, उन सबको इंटीग्रेट करो, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं टॉपिक्स। ठीक है, अब इसमें आप कैसे समुदाय जो है वो कैसे स्वैच्छिक स्वामिल दे सकता है, जिसको श्रमदान कहते हैं, नकद, वस्तु, श्रम, स्वैच्छिक श्रम, इसके योगदान के माध्यम से जो स्थानीय समुदाय है, लोकल जो कम्युनिटीज हैं, उनके बीच स्वैच्छिक स्वामिल को बढ़ावा देना सुनिश्चित करना। जल आपूर्ति प्रणाली अर्थात जल स्रोत, जल आपूर्ति अवसंरचना और नियमित संचालन और रख रखाव के लिए निधियों की स्थिरता, फाइनेंशियल फंड्स को स्टेबलाइज करना, ये सुनिश्चित करने में भी यह सहायता प्रदान करेगा। अब मिशन नदियों के कायाकल्प की बात करता है, जल निकायों के संरक्षण की बात करता है, कृषि उद्योग घर में जल कुशल प्रथाओं की, मतलब कि वाटर एफिशिएंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाए, इसमें बदलाव आए, इसके ध्यान पे, मतलब इस सब पे भी ये ध्यान केंद्रित करता है। कुल मिलाकर जल शक्ति मिशन भारत में जल स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित, बार बार आएगा ये शब्द, जल स्थिरता सुरक्षा, जल स्थिरता सुरक्षा, ये बार बार आप लिख के आना पेपर में। ठीक है, अब जल शक्ति मिशन भारत में हर घर को, मैं बता चुकी हूँ, सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल है। 200 मिलियन से अधिक आबादी वाला ये देश है, जहां पे सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में ये स्कीम कैसा काम कर रही है, जरूरी होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो इसलिए मिशन के लिए एक प्राथमिकता, प्रायोरिटी वाला क्षेत्र बन जाता है। जल शक्ति मिशन के तहत केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य को जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे में सुधार और जल संसाधनों के सतत प्रबंधन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ये वर्ड्स बार बार यूज करूंगा, को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण धनराशि आवंटित की है। यहाँ पे जो जल संचयन संरचनाएं हैं, वाटर कंजर्वेशन जो मेजर्स हैं, उनको बनाया जाएगा, पानी की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा, कुशल जल उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इस सब पे इसका पूरा फोकस रहेगा। उत्तर प्रदेश में जल शक्ति मिशन को राज्य सरकार द्वारा नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग जो है उसकी देखरेख में क्रियान्वित किया जा रहा है। पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में कौन कर रहा है। जब ये लाइन लिख के आओगे तो ऐसा लगेगा जी भैया प्रदेश के बारे में पढ़ा है, नहीं तो ऐसा लगेगा बस अखबार पढ़ के आ गए, मतलब प्रदेश वाला अखबार पढ़ के जाना है। ठीक है, राज्य सरकार ने इसको, ये आपका जल जीवन मिशन, इसको लागू करने के लिए समर्पित जल जीवन मिशन विभाग का भी गठन किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे बेटर इंप्लीमेंटेशन हमारे राज्य में इसका हो सके। जल जीवन मिशन के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य ये आ चुका, 2024 तक हम हर घर में पाइप से पानी की आपूर्ति करेंगे और अप्रैल 2022 तक लगभग 97 लाख घरों को मिशन के तहत नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। और अगस्त 2022 में गोवा बना था पहला हर घर जल राज्य। तो बनते रहते हैं फिर दूसरा तीसरा, ऐसे इसको लिख के आना चाहे आ सकते हैं, पहला तो याद रहना चाहिए कौन सा बना था, छोटा सा भी तो है गोवा। अब केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन की क्या विशेषताएं हैं, विशेषताएं देख लीजिए आप। देखिए, जो ग्रामीण परिवार हैं, उस जो ये स्कीम है हमारी JJM स्कीम,
इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के सभी ऐसे परिवारों को पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे जिन्हें अभी तक ये सुविधा प्राप्त नहीं हुई है। अच्छा, इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके साथ साथ जो स्कूल्स हैं, ग्राम पंचायत भवन है, आंगनवाड़ी केंद्र हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, इन सब में भी और जो भी अलग पब्लिक प्लेसेस हैं उनमें कनेक्शन जो है वो लगवाए जाएंगे। ये किसी भी राज्य के जिले क्षेत्र में सरकार के जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन ये करेगा, जो हमारे स्टेट में ये इसको करवाएगा। लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ग्रामीण जल जीवन मिशन के द्वारा प्रदूषण के निवारण, देखिए पूरी एकीकृत है ये स्कीम, इसमें हर पहलू पर ध्यान दिया जाता है। निवारण के लिए टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, प्रौद्योगिकी मध्य परिवर्तन, इसका भी प्रावधान इसमें किया गया है। और जल जीवन मिशन पानी की आपूर्ति व मांग को स्थानीय स्तर पर ध्यान केंद्रित करेगा। देखिए, बहुत ही सुनहरा मौका है आपके पास, पढ़ लीजिए वीडियो से। हम जब खुद से पढ़ाई करते हैं तो हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है पन्ने पलटने की, जल्दी जल्दी खत्म करने की, और जल्दी क्या करेंगे, आधे घंटे के में एक टॉपिक खत्म हो रहा आपका। इस वीडियो को इतने अच्छे से देखिए कि जब वीडियो बंद हो तो उस पर अपने आप से, मैंने आपको बताया था रिकॉल टेक्निक, जो पढ़ रहे हैं उसको पेपर पे उतार के देखिए, क्या उतार पा रहे हैं याद करके। इसीलिए मैं इतना कीवर्ड्स पे फोकस कराती हूँ, क्योंकि देखिए इतना सारा नहीं याद रह सकता, जितना चाहे 15 मिनट का एक वीडियो हो नहीं रख सकता कोई इतना सारा याद, पर कीवर्ड्स याद करके एक आंसर फ्रेम कर सकता है। प्रारूप तैयार करते चलिए मन में और फिर अपना कॉपी पेन उठा लीजिए। जल जीवन मिशन स्कीम के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार के घर में पानी का नल उपलब्ध हो जाए। इसका उद्देश्य सहायता, सशक्तिकरण और सुविधा प्रदान करना है। ये वाले वर्ड सारे इंपॉर्टेंट बता रही हूं मैं आपको। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ताकि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में कार्यात्मक नल कनेक्शन हो जाए और नियमित आधार पर पर्याप्त मात्रा में पानी भी उपलब्ध होता रहे हमेशा। राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अपने राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पेयजल सुरक्षा के लिए योजना बनाएंगे। हितधारकों की क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, इसके लिए पानी का महत्व समझाया जाएगा, समुदायों में जागरूकताएं पैदा की जाएंगी। और मिशन के कार्यान्वयन के लिए राज्य संघ राज्यों को वित्तीय सहायता का प्रबंधन दिया जाएगा। बस एक बार पलट के वीडियो फिर से छोटे छोटे पॉइंट्स रिवाइज कर लिया करो, इससे भी एक बढ़िया आंसर आपका बन के सामने आपके आ जाएगा। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल शक्ति मिशन को लागू करने का प्रयास, अब हमारा जो प्रदेश है, बात तो प्रदेश की हो रही है ना, वो क्या प्रयास कर रहा है, क्या काम कर रहा है इससे ये स्कीम एक बेहतर तरीके से हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में कार्यान्वित हो पाए। क्या कर रहे हैं हम ऐसा? अब क्या है कि राज्य सरकार ने भी जल संसाधनों के संरक्षण और पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए बहुत से उपाय किए हैं। इसमें क्या है? चेक डैम्स बनते हैं ना, उनका निर्माण, भूजल पुनर्भरण संरचनाएं और वर्षा जल संचयन प्रणाली, ये 3 चीज इसमें शामिल हैं। जो राज्य सरकार है वो अटल भूजल योजना भी यहाँ पे अच्छे से लागू कर रही है। केंद्र सरकार की योजना है जिसका क्या उद्देश्य है? उत्तर प्रदेश सहित देश के पहचान किए गए, आइडेंटिफाइड हैं ये जल तनाव क्षेत्र, वाटर स्ट्रेस्ड इलाके हैं जिसमें भूजल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन का प्रबंध करना है। ठीक है। फिर आती है आपकी एक मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, लिखनी आपको ये। ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं? इस अभियान में जो सरकार है वो जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कर रही है। पारंपरिक जल निकायों के कायाकल्प, जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज हैं, मैंने आपको ऊपर बताया था जो डायग्राम बनाया था गोल वाला, ये सारी टर्म्स यूज करी थी नहीं करी थी, तो ये उसमें आप लिख सकते हो। भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा दे रही है और जल संरक्षण और प्रबंधन पे अपना ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित कर रही है। इसी तरह स्वजल योजना, एक है स्वजल योजना, दूसरे पेन जमा करूं क्या? इसका उद्देश्य क्या है? समुदाय आधारित जल शोधन संयंत्रों की स्थापना, बहुत ही जरूरी। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदायों को, जो ग्रामीण समुदाय हैं उनको सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है, स्वजल योजना। तो 2 योजना आ गई, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन और स्वजल। फिर ये आ गया आपका अमृत सरोवरों की स्थापना, वो बन रहे हैं ना, कितने बन रहे हैं टोटल अमृत सरोवर, कमेंट करके बताओ मुझे। तो ये रहा, हाँ, पतवाई में, रामपुर में ये प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया था किसने? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी और प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह ने।
13 मई 2022 को। ऐसे, अब ये छोटा सा करंट अफेयर है, अजीत सर ने पक्का कराया था। ऐसे ऐसे करंट अफेयर्स छांट लो। राज्य जल और स्वच्छता मिशन, मैंने आपको बताया इसका गठन किया गया है ना, SWSM। तो प्रदेश सरकार ने जल शक्ति मिशन को लागू करने के लिए राज्य जल और स्वच्छता मिशन की स्थापना की है। अब इसमें क्या है, ये जो मिशन है इसके कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करेगा और जल प्रबंधन में शामिल विभिन्न विभाग और एजेंसियां जो हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करेगा। कोलैबोरेटिव एफर्ट है, मैंने आपको बताया, सहयोगात्मक प्रयास है। जल संरक्षण और प्रबंधन का कार्यान्वयन, अब बढ़ावा देगी सरकार जल संरक्षण को, प्रबंधन को, जिसमें चेक डैम, खेत तालाब, जल संचयन संरचनाएं, ये सब का निर्माण शामिल रहेगा। सुरक्षित पेयजल का प्रावधान, यही तो बात हो रही है ना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इसमें भी जो जल उपचार संयंत्र होते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, वो लगाए जाएंगे। जल आपूर्ति योजनाएं, जल शुद्धिकरण के वितरण, ये सब बहुत सी पहल इनके अंदर जो है शामिल की गई है, जिससे कि सुरक्षित पेयजल जो है वो लोगों तक पहुंच सके। सिंचाई पद्धतियों का संवर्धन करना, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो इरिगेशन टेक्निक्स में। आप जानते हैं जल संरक्षण और फसल की पैदावार जब बढ़ेगी तो उससे भी तो फायदा होगा। इसमें ड्रिप सिंचाई हो गया, फव्वारा, स्प्रिंकलर इरिगेशन जिसको कहते हैं, सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, ऐसी जो इंप्रूव्ड इरिगेशन टेक्निक्स हैं, इन पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाएगा तो उससे भी तो पानी बचेगा। पानी बचेगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होंगे। जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन का संकल्प वो तो लिया ही है प्रदेश ने 2024 तक। सब जगह, सब ग्रामीण परिवारों को, ग्रामीण परिवार याद रखना, सब जगह मत लिख देना, नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रयासरत सरकार है। भूजल पुनर्भरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंजेक्शन कुएं, पुनर्भरण गड्ढे, इन सब का निर्माण किया जा रहा है, जिससे जो भूजल है उसके पुनर्भरण को बढ़ावा दिया जाए। मतलब ऐसे पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया जाए, ये लिख सकते हैं आप। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT, इसका कार्यान्वयन किया जाए। भाई टेक्नोलॉजी का सहारा लो। इसमें क्या है, इसकी निगरानी, इससे निगरानी हो, मॉनिटरिंग अच्छी हो पाएगी इससे, और जल प्रबंधन में सुधार के लिए ICT का उपयोग जो है वो बढ़ेगा, तो ज्यादा हिसाब से काम होगा ही होगा। ठीक है। वर्षा जल संचयन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही। इसमें जो आवासीय रेजिडेंशियल हैं और जो व्यावसायिक हैं, दोनों ही जगह वर्षा जल संचयन को अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब कंपलसरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए। इससे भूजल को रिचार्ज करने और पानी की उपलब्धता में सुधार करने में मदद मिलेगी। वाटरशेड विकास, ये सारे मैंने आपको फोकस एरियाज गोले में बनवाए थे ना, तो ये बार बार लिखो और इन्हीं को फिर पूरे में एक्सपैंड करके लिख के आओ। वर्षा जल के संरक्षण और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, चेक डैम लगा रही है, समोच्च खाइयां बना रही है और बाकी की संरचनाओं का निर्माण कर रही है, जिससे कि वाटरशेड विकास को बढ़ावा मिले। इससे क्या होता है, इससे आपकी सॉइल इरोजन भी कम होता है। इससे मिट्टी का मतलब मिट्टी अच्छे से बच सकती है और नुकसान नहीं होता। जल प्रबंधन समितियों का गठन, अब इसमें क्या है, सरकार जो है वो जल संसाधनों के सतत प्रबंधन और रख रखाव के लिए ग्राम स्तर पे विलेज लेवल कमिटीज बना रही है, जल प्रबंधन समितियां, ये आप लिख सकते हो। अब प्रदेश में जो जल शक्ति मिशन है, इसके कार्यान्वयन में बहुत सी बाधाएं हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई चीज आप कोशिश करेंगे तो बाधाएं तो आएंगी आएंगी। अब वो बाधाएं क्या क्या हैं, खराब बुनियादी संरचना, मैंने आपको क्या बताया था, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चरल संबंधित सबसे ज्यादा समस्याएं हैं। तो जल आपूर्ति और वितरण में जो समस्या पैदा कर रहा है वो कर रहा है बुनियादी संरचना, जो कि अपर्याप्त है। बहुत से गांव हैं जिसमें उचित जल स्रोत ही नहीं है। मौजूदा जो बुनियादी संरचना है वो अक्सर जीर्णता की स्थिति में होता है, बहुत बुरी हालत है, खस्ता हाल है मतलब, और या फिर ज्यादा उत्कृष्ट नहीं है हालत। वाटर क्वालिटी, ये एक पॉइंट है। पानी की गुणवत्ता, बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहां पे आर्सेनिक और फ्लोराइड ये प्रदूषक मिलते हैं पानी में, ये पी तो सकते नहीं आप। इससे क्या होगा, ग्रामीण आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाएगा। ये मुश्किल हो जाएगा तो स्कीम नहीं इंप्लीमेंट हो पाएगी ढंग से। जागरूकता की कमी है, अवेयरनेस नहीं है उतनी। ग्रामीण समुदायों में स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता के महत्व के बारे में ही नहीं पता, सैनिटेशन इतना अच्छा नहीं है। तो क्या होता है, अक्सर खराब स्वच्छता प्रथाओं
की ओर जाता है और जल जनित रोगों के प्रसार में योगदान कर सकता है। वाटर बॉर्न डिजीजेस बढ़ सकती हैं, जल जनित रोग। नौकरशाही बाधाएं, ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टिकल्स बहुत है। अब जो ये मिशन है मान लीजिए, उसके कार्यान्वयन में नौकरशाही बाधाओं से भी काफी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। राज्य सरकार को जलापूर्ति अधोसंरचना के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करने, जो लैंड एक्विजिशन होता है ना, उसमें और विभिन्न विभागों से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने में भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, जिसकी वजह से स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में बाधा उत्पन्न होती ही होती है। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सीमित संसाधन हैं। जल शक्ति मिशन के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय और मानव संसाधनों की आवश्यकता है, लेकिन प्रदेश के पास ये सीमित है, जिससे मिशन को सही ढंग से, प्रभावी ढंग से लागू करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो क्या सरकार को क्या करना चाहिए? अधिक संसाधन आवंटित करने चाहिए। भ्रष्टाचार, करप्शन तो है ही मेन इशू। अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। आप जानते हैं इसमें क्या होगा, धन और संसाधनों का दुरुपयोग करेंगे ये लोग, जो मिशन की प्रगति को बाधित करेगा। राजनीतिक हस्तक्षेप, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत है। राजनेता क्या करेंगे, अक्सर संसाधनों के आवंटन और अधिकारियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करेंगे, तो इससे तो दिक्कत आएगी फिर। इन बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार को पानी के बुनियादी ढांचे में सुधार, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, स्वच्छ पेयजल के महत्व के बारे में ग्रामीण समुदायों के बीच जागरूकता और नौकरशाही बाधाओं को दूर करके कार्यान्वयन प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है। ये जरूर लिखेंगे, ठीक है। अब कुछ सुझाव हैं प्रदेश में जल शक्ति मिशन के कार्यान्वयन के लिए। वो सुझाव क्या हो सकते हैं, ये देख लीजिए आप। मैंने आपको क्या बताया, वर्षा जल संचयन, मैं कुछ नाम बता दूंगी आपको अलग अलग स्टेट्स में। वैसे तो आपने पढ़ा होगा, मैंने लिस्टिंग वीडियो में आपको कराए थे, पर मैं यहाँ भी बता दूंगी। अब जाके वीडियो ढूंढेंगे फिर आप। अब घरों में, स्कूलों में, बाकी की जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, सार्वजनिक स्थान है, वहां सब जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणालियां लगनी चाहिए। इससे भूजल को रिचार्ज करने और पानी की उपलब्धता में सुधार करने में मदद मिलेगी। वाटरशेड विकास, मिट्टी और पानी के संरक्षण और स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए वाटरशेड विकास योजना, मैंने आपको ये सब हम ऊपर देख चुके हैं, सब रिपीट है। जल संसाधन मानचित्रण, मैपिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैपिंग बड़ी जरूरी है भाई। पानी की कमी वाले क्षेत्रों की पहचान, मैंने आपको क्या बताया, आइडेंटिफिकेशन बड़ा जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन से बनती है प्राथमिकता, प्राथमिकता से होता है कार्यान्वयन। तो जल प्रबंधन गतिविधियों को प्राथमिकता देने के लिए राज्य में सभी जल संसाधनों का व्यापक मानचित्रण करें। पारंपरिक जल निकायों का कायाकल्प, ये हम देख चुके हैं ऊपर भाई। जल भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए, भूजल पुनर्भरण के लिए जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज हैं, तालाब हैं, टैंक हैं, झील हैं, इन सबको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। पहले हर गांव में एक तालाब होता था, अब देखिए आप तालाब बिल्कुल सूख गए हैं। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा। मंदिर के पास वाला तालाब, गुरुद्वारे के पास वाला तालाब होता नहीं था ऐसे। सामुदायिक भागीदारी, इसमें क्या है, जल संरक्षण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करें और जल संरक्षण के महत्व, तो जागरूकता वाला पॉइंट हम देख चुके हैं। कुशल सिंचाई तकनीक, ये भी देख चुके हो आप। उन्हीं को तो सुझाव में लिखोगे ना, जो ऊपर लिखा है आपने, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई करो। अपशिष्ट जल का उपचार और पुनः उपयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो अलग पॉइंट है देखो, वो अलग से लिखो ही लिखो, मैं इसलिए छोड़ती नहीं हूँ कुछ। मीठे पानी के स्रोतों की मांग को कम करने के लिए अपशिष्ट जल के उपचार और पुनः उपयोग के लिए योजनाएं विकसित और कार्यान्वित करें। फिर उद्योगों में जल संरक्षण, इंडस्ट्रीज में बड़ा पानी का यूज होता है, तो वहां पे ज्यादा अच्छे से काम किया जाए इससे संबंधित। अब उद्योगों को जल कुशल प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकों को अपनाने और अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करें। जल साक्षरता कार्यक्रम, सिर्फ साक्षर नहीं होना आपको वाटर लिटरेट बनना है, जल साक्षर बनना है। जागरूकता जब आएगी तब आप खुद बचाएंगे पानी। फिर एक दिन पता लग जाए ना, आज पानी इतने बजे से इतने बजे तक आएगा, आज पानी नहीं आएगा, तो देखो कैसे इंसान पानी की बॉटल्स, बाल्टियां, भिगोने, टब शब सब भर भर के रखता है घर में। होता है ऐसा? नहीं होता, हुआ होगा सबके साथ। विस्तृत जल रेखा परीक्षा करें, बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट। इसमें पहला कदम क्या है, विस्तृत जल रेखा की परीक्षा कीजिए आप। उन क्षेत्रों को पहचान करने में मदद मिलेगी जो जल संकट का सामना कर रहे हैं, बर्बाद हो रहा है पानी की मात्रा और मौजूदा जल बुनियादी ढांचे। भूजल
पुनर्भरण बढ़ाएं, ये आप देख चुके हैं। सामुदायिक था, ये सब आप देख चुके हैं। आधुनिक तकनीक, इसका इस्तेमाल, ये पढ़ लीजिए चाहें तो एक बार, वैसे तो सब देख चुके हैं आप, इसमें कुछ अलग नहीं है। इसमें आप ये देख सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो अच्छा होना चाहिए। भंडारण सुविधाएं सहित जल अवसंरचना को मजबूत करने में निवेश करना चाहिए। तकनीक का इस्तेमाल कीजिए बेहतर। GIS होता है ना, स्पेशल मैपिंग होती है, डेटा एनालिटिक्स होता है, ये सब लिख के आइए जरा वर्ड्स। राज्य में जल प्रबंधन की दक्षता में सुधार के लिए सरकार को इन प्रौद्योगिकी में निवेश करना चाहिए, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये आपने देख लिया। अब निष्कर्ष लिख दीजिए आप, आपके पास तो बेटर निष्कर्ष होगा इसमें से। मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, जो जल संरक्षण की कुछ पारंपरिक तरीके हैं वो क्या हैं। उत्तर पूर्व भारत में बनते हैं बांस के पाइप, बैम्बू पाइप्स लिख सकते हैं आप। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स, वो काट के नहीं बनाते पानी, बांस के पाइप के मतलब सिंचाई के लिए पहुंचाते हैं, पहाड़ी चोटियों पे बना देते हैं जो झरना होता है, तो वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में निचले क्षेत्रों में आ जाता है। अरे वो देखा होगा किसी ने, ऐसे एक पाइप बनाया, फिर इसको यहाँ से ऐसे जोड़ के बनाया, फिर यहाँ से ऐसे जोड़ के बनाया, फिर यहाँ से ऐसे जोड़ के बनाया, और ये वो ऐसे पेड़ से बना दिए जिन पेड़ टिके हुए हैं। अच्छा नहीं बना, डायग्राम पर देख लो। एक है आपका आपातानी, कहाँ का है ये भी उत्तर उसका ही है, नॉर्थ ईस्ट का। इसमें क्या है, चावल की खेती के साथ मछली पालन प्रणाली है ये। ठीक है, तो दीवारें सी बना देते हैं, उसके बीच में से वो बाधा के रूप में काम करती है और पानी के प्रवाह को सीढ़ीदार और घाटी वाली भूमि की ओर मोड़ सकती है। फिर है एक आहार पाइन, ये कहाँ का है, ये आपका बिहार का है। असल में बिहार में तो इसके लिए आदर्श वो है, आपके भूभाग है, स्पष्ट ढलान है, मिट्टी रेतीली है, भूजल स्तर निम्न है, मानसून के दौरान फ्लड बहुत आती है वहां पे। फिर आपके राजस्थान का है कुंड और कुंडी, नाम लिख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं डिस्क्राइब करके बता रही हूँ। ये वो होता है ना तश्तरी के आकार की, सॉसर शेप्ड जल ग्रहण क्षेत्र होता है जो धीरे धीरे केंद्र की ओर ढलान करता है, जहाँ कुआं होता है। फिर एक आता है आपका नादिस, ये गांव के तालाब का स्थानीय नाम है बेसिकली, मैंने जो बताया आपको जोधपुर में नादिस करके होता है। नादिस या नाडीज, मैं तो इसको नाडीज ही पढ़ूंगी इंग्लिश में, पर हिंदी में ये नादिस होगा, नादिस जोधपुर। फिर है आपका एरी और कुल्लम, कुलम्स, हाँ कुलम्स है ये आपका तमिलनाडु में होता है। एरी क्या होता है, एरीस का तो खेती के लिए उपयोग किया जाता है, कुलम का पानी पीने के लिए। फिर कोहली टैंक होते हैं, कोहली, विराट कोहली, कोहली टैंक, ये कहाँ होते हैं, महाराष्ट्र में। ये हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए चैनलों का नेटवर्क टाइप होता है ये। ठीक है, ये सारे आपने देख लिए, बाकी भी देख लिए, कुछ लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। बाकी एंड में लिख दो कि भाई जो जल शक्ति अभियान है उसके माध्यम से सरकार का केंद्रित दृष्टिकोण सकारात्मक परिणाम दे रहा है, और अभी संकट, जो जल संकट है उसकी भयावहता और जलवायु परिवर्तन के कारण संभावित विकटता को देखते हुए अथक प्रयास की आवश्यकता है। ऐसे ऐसे वर्ड्स लिख दो भारी भरकम से। और इसके लिए क्या क्या चाहिए, अखिल भारतीय स्तर पर व्यापक भागीदारी, सरकार को जल संरक्षण और जागरूकता सृजन की दिशा में अपने प्रयासों को दोगुना करना चाहिए, ऐसे लिख दो बढ़िया सा। ठीक है जी, यहाँ हमारा लेक्चर हो जाता है खत्म। किसी भी पेड ग्रुप के लिए आप इन नंबर्स पे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं, फायदा ही होगा आपको। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। हंसते रहिए, खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।